हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? बढ़िया होंगे? बिल्कुल हाँ, मेरे भी बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए आज चेंज इन पीएसआर का जो चैप्टर चल रहा है आपका, उसके आगे की बात कर लेते हैं। आपने पिछली क्लास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको समझ लिया है। अब हम आगे की बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का बेसिक मतलब है कि जब चेंज इन पीएसआर हो रही है बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उन पार्टनर्स के बीच में जो चेंज इन पीएसआर की वजह से जो भी चेंज आना है फर्म के अंदर, तो उससे पहले की जितनी भी चीजें थी, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रूप में था, चाहे वो गुडविल के रूप में था, और चाहे वो किसी भी असेट या लायबिलिटी के रूप में हो, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, उन सब की रीअसेसमेंट की जाती है और उनकी रीवैल्यूएशन करके जो भी प्रॉफिट या गेन आता है, उन सब प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, जो भी चीज उसके अंदर आएगी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे, पेपर में आ सकता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसे ही प्रिपेयर किया जाता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंसेप्ट है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। तो आप इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत मुश्किल लगता है। कुछ नहीं होता। जितनी भी ट्रांजेक्शन से हमको लॉस हो रहा है, वो डेबिट हो जाएंगी, और जितने भी ट्रांजेक्शन से हमको गेन या प्रॉफिट हो rहा है वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो इन सब के लिए कुछ आइटम्स को समझते हैं कि वो कैसे कैसे इस पर इंपैक्ट डालती हैं। तो अगर असेट की बात करें तो जितनी भी असेट्स होती हैं उनको इंडिविजुअली नाम से लिखा जाता है। कार है तो कार, मशीनरी है तो मशीनरी, सब के हिसाब से। अगर असेट्स के अंदर उसकी करंट वैल्यूएशन डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो इसका मतलब इससे फर्म को लॉस का इंपैक्ट आएगा। तो मैंने अभी बताया कि यहां पर सारी चीजें, लॉस का पार्ट, जो चेंज का पार्ट है वही आएगा सिर्फ, ये ध्यान रखेंगे, पूरा पार्ट नहीं आएगा, जो चेंज का पार्ट है। अगर आपकी मशीनरी जो बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए से दिखाई दे रही थी और आज की उसकी वैल्यू 1,50,000 है, तो इसका मतलब वो 50,000 से डिक्रीज हो गई है। तो जो भी एसेट्स हैं यहां पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट के आगे 50,000 लिख देंगे। तो यानी कि यहां पर जो भी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑन रीवैल्यूएशन, जितनी भी एसेट्स डिक्रीज होंगी रीवैल्यूएशन करते वक्त, उन सबको अलग अलग नाम से यहां पर उनके चेंज वाले अमाउंट को यहां दिखाया जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो एसेट्स को वाकई में सेम वैसे ही इंडिविजुअली अगर बढ़ जाती है तो इंक्रीज की वजह से, यानी कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑन रीवैल्यूएशन की वजह से अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको बाय नेम यहां पर जितनी बढ़ी हुई वैल्यू है उसको यहां पर दिखाया जाएगा। ऐसे ही अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर हमने किसी को, कोई क्रेडिटर है, उनको 50,000 रुपीज देने थे, और अभी करंट में जब रीअसेसमेंट किया जाता है लायबिलिटीज का, तो जब हम रीअसेसमेंट किया जाता है लायबिलिटी का, तो जब हमने उसकी रीअसेसमेंट करी तो हमें वहां पर पता लगा कि वो उसको 50,000 नहीं बल्कि 60,000 नेट में देने हैं। तो इसका मतलब लायबिलिटी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से फर्म को लॉस नजर आएगा। तो डिफरेंस जो भी होगा वो यहां पर लायबिलिटीज के रूप में दिखाई देगा, यानी कि लॉस का सारा अमाउंट यहां पर दिखाई देगा। जो भी लायबिलिटीज अकाउंट है वो भी
उसी नाम से आएंगी जिस नाम से उस पर फर्क पड़ा है। करेक्ट। तो इसके बाद यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीज का जो भी अमाउंट होगा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑन रीवैल्यूएशन। और ऐसे ही सिमिलरली अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती हैं तो उनको बाय नेम यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होने से फर्म को प्रॉफिट होता है, तो इस प्रॉफिट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में डाल देंगे ऑन रीअसेसमेंट। अगर कोई एक ऐसी असेट है, जो फर्म में ऑलरेडी राइट ऑफ करके खत्म कर दी जा चुकी है या कोई रिकॉर्ड ही नहीं गया आज तक, मगर फर्म के अंदर जब वापस से हम रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट का प्रोसेस कर रहे थे तो वहां पर वो असेट फर्म के अंदर मिल गई, यानी कि वो एक ऐसी असेट है जो फर्म से राइट ऑफ होकर खत्म हो चुकी है, मगर वो फर्म के अंदर अभी भी दिखाई दे रही थी, फर्म के अंदर अभी फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस थी। तो ऐसी असेट जो फर्म में रिकॉर्ड नहीं है, फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब एक प्रकार से आपके पास एक प्रॉफिट का पार्ट आ गया, यानी कि अगर इसको दूसरे नजरिए से समझें तो एक प्रकार से असेट इंक्रीज ही हो गई है। तो अनरिकॉर्डेड असेट जो भी होगी उस सब का अमाउंट, उसका जितने भी असेट्स होंगी उन सब का अमाउंट दिखाई देगा। असेट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है या असेट अनरिकॉर्डेड है, तो भी आपके पास तीनों केस में ये सब चीजें क्रेडिट की जाएंगी। अब बात आती है कि अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो क्या करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई तो एक प्रकार से आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लायबिलिटी इंक्रीज यहां पर दिखाया है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पार्ट भी आप यहीं पे दिखाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि असेट अगर डिक्रीज हो जाती है लॉस हो जाता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है लॉस हो जाता है, अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, दिखाई देती है बुक्स में, तो वो बुक्स में नहीं दिखाई दे रही थी मगर वो आपके पास कहीं ना कहीं से क्रिएट होकर आई, तो अनरिकॉर्डेड है आपके लिए, तो वो भी फर्म को लॉस देगी, तो उसको भी आप डेबिट कर देंगे। तो बेसिक बातें तो ये हो गई। मगर जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन के लिए एक रीवैल्यूअर को बुलाया जाता है और उसके द्वारा रीवैल्यूएशन की प्रोसेस की जाती है। तो अगर रीवैल्यूएशन किसी को रीवैल्यूएशन के लिए बुलाया जाता है तो उसको रीवैल्यूएशन का खर्चा भी देना पड़ता है। तो इस तरह का जो खर्चा होता है वो फर्म पे करेगी नॉर्मल कोर्स में, टू कैश या बैंक करके। एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो फर्म के द्वारा पे किए जाएंगे, वो भी फर्म का ही खर्चे यानी कि लॉस के रूप में यहां पर दिखाई देगा। और अगर किसी पार्टनर ने ये जिम्मेवारी ले ली, अगर किसी पार्टनर ने ये कह दिया कि रीवैल्यूएशन की प्रोसेस मैं करूंगा और मुझे आप पैसे दे दें, मैं उसको आगे भुगत लूंगा, तो उस केस में फर्म का जो खर्चा है उस पार्टनर को दिया गया रिम्यूनरेशन के बराबर हो जाता है। तो इसलिए उस पार्टनर के अकाउंट को भी हम यहां पर डेबिट कर देंगे, यानी कि ये वो खर्चा है जो पार्टनर को रिम्यूनरेशन के रूप में दिया था, जो पार्टनर को रिम्यूनरेशन यानी कि एक सैलरी के रूप में उसको दे दिया कि आप रीवैल्यूएशन की प्रोसेस करवा दें हमारे लिए, तो हम आपको ये इतना पैसा दे देंगे। तो रीवैल्यूएशन की प्रोसेस उसके द्वारा करवाई गई थी और उसको फर्म ने एक लमसम अमाउंट पे कर दिया था। तो खाली ये वाली एंट्री आएगी अगर फर्म ने एक्सपेंसेस बियर नहीं करे हैं और पार्टनर को बोल दे कि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, तो पार्टनर को सारा पैसा जो दिया था उसमें रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं, तो खाली यही एंट्री आएगी। मगर अगर पार्टनर्स को अलग पैसे दिए गए और एक्सपेंसेस भी फर्म के द्वारा दिए गए अलग से, तो इन दोनों की एंट्री की जाएगी। वो जैसा भी केस होगा क्वेश्चन में वैसा ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक बातें हैं। तो हमने ये देख लिया कि जितने भी ट्रांजेक्शन से हमको कोई लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारी ट्रांजेक्शन के द्वारा लॉस में कन्वर्जन हो रहा है तो उन सारी ट्रांजेक्शन को आप डेबिट साइड रखेंगे। जो भी हमारा लॉस में कन्वर्जन हो रहा है और जो भी हमारा
गेन में या प्रॉफिट में कन्वर्जन हो रहा है जिस भी ट्रांजेक्शन के द्वारा, उसको आप क्रेडिट साइड में रखेंगे। ये बात तो सिंपल सी है, बहुत अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही है कि अगर लॉस हो रहा है किसी ट्रांजेक्शन से तो उसको डेबिट कर देंगे, अगर गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर। अब इसके इंपैक्ट को देखेंगे नेट में कि इन सब का जो टोटल इंपैक्ट आया उसके द्वारा हमने या तो गेन किया होगा, टू गेन या प्रॉफिट। तो इस तरह का जो गेन है, गेन ऑन रिवॉल्यूशन, ये भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट यहीं पे लिख देता हूं, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, समझ में आ गया। और अगर हमें लॉस होता है, किसी तरह का भी गेन यहां पर है, यानी कि ये साइड बड़ी है तो इसका मतलब ये साइड छोटी है, तो हमको नेट में गेन हो जाएगा। तो गेन डेबिट किया जाता है और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बेसिकली पार्टनर के अकाउंट में रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू ये सारा अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। सारे गेन की ट्रांजेक्शन यहां पर है, लॉस की ट्रांजेक्शन ये है। गेन ज्यादा बड़ा है तो आपको प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और अगर लॉस वाली साइड बड़ी है, ये सारी इस ट्रांजेक्शन से संबंधित है, लॉस वाली साइड बड़ी है, अगर लॉस वाली साइड बड़ी है तो आपके पास गेन वाली साइड छोटी होगी, और लॉस वाली साइड बड़ी है तो नेट में लॉस हो जाएगा बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, इन देयर ओल्ड पीएसआर। ठीक है सर, ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट एक सिंपल सा अकाउंट होता है, जैसे आप एक असेट अकाउंट, जैसे आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही यहां पर दिखाई देगा। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये ध्यान रखेंगे, जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देते हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देते हैं तो इसका मतलब हमारी नई बैलेंस शीट, हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया, इसका मतलब हमने इसकी अकाउंटिंग कर ली सब चीजों की। हमारी नई बैलेंस शीट के अंदर सारी एसेट्स नई और रिवाइज्ड वैल्यू से दिखाई देंगी, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज में। दोबारा से सुनेंगे इस बात को, जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देते हैं तो अब नई बैलेंस शीट में, जो फर्म की नई बैलेंस शीट बनेगी, उसके अंदर फर्म की सारी एसेट्स और लायबिलिटी नई वैल्यूज से दिखाई देंगी जो इसके बाद आ चुकी हैं। तो अब रिवॉल्यूशन अकाउंट का एक तरीका यह है, व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रिएटेड, व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रिएटेड, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज क्रिएटेड और व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड। नॉट क्रिएटेड की बात हम आगे समझेंगे, मगर फिलहाल हमने बात करी है व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएटेड। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तभी अब नई बुक्स में जितनी भी एंट्री की जाएंगी वो नई वैल्यू से होंगी, यानी कि नई बैलेंस शीट में नई वैल्यूज होगी। ये बात स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं क्योंकि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के दो तरीके होते हैं कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। नहीं भी क्रिएट करेंगे तो भी इसका इंपैक्ट डाला जाएगा, मगर वो कैसे डाला जाएगा वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। हमारा केस जो ये है, इसको केस 1 नाम दे देते हैं। केस 1 नाम ये है कि आपने जब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया है उस समय की बात हो रही है। अब इसमें 2-3 बातें और समझनी है जो आपको अभी बताता हूं।
इसमें समझने वाली बात यह है कि जो एक्सपेंसेस है वो कौन दे रहा है, कौन बियर कर रहा है, किसने दिए हैं, तो ये सारी बातें का इंपैक्ट अकाउंटिंग पे आएगा। तो उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। चलिए इसकी अकाउंटिंग के बारे में हम आगे समझते हैं कि अगर आपके पास रीवैल्यूएशन अकाउंट बना तो रहे हैं मगर जो एक्सपेंसेस हैं रीवैल्यूएशन करने के, उसके कुछ कुछ और मोड हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं कि क्या हो सकता है। पहला केस है व्हेन रीवैल्यूएशन प्रोसेस इज कैरिड बाय अ पार्टनर, रिम्यूनरेशन इज पेड टू द पार्टनर फॉर दिस। यानी कि अगर कोई पार्टनर, ये हम बात कर रहे हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के केस में कि आपके पास किसी पार्टनर ने केस, इसका केस बना देते हैं पार्टनर कैरीड ऑल प्रोसेस ऑफ रीवैल्यूएशन remuneration paid. Paid by the firm to a partner. यानी कि जिस भी पार्टनर ने रिम्यूनरेशन की प्रोसेस कंप्लीट की है उसको फर्म रिम्यूनरेशन के रूप में कुछ पैसा दे देगी। तो वो जो पैसा है वो भी फर्म के लिए खर्चा हो गया। तो इस खर्चे को हम रीवैल्यूएशन, इस खर्चे को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर अकाउंट, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये प्रोसेस करेंगे जब बीइंग remuneration paid to a partner। रिम्यूनरेशन पे किया गया पार्टनर को फॉर द प्रोसेस ऑफ रीवैल्यूएशन। तो इसके द्वारा अगर इस रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए इसको पैसा दिया गया और इसने आगे के रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस बियर किए, यानी कि इसके बाद ऑल एक्सपेंसेस, इफ ऑल एक्सपेंसेस बियर बाय कंसर्न पार्टनर, तो इसके बाद कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। यानी कि फर्म का जो रिवैल्यूएशन का खर्चा है वो इसको दिया गया रिम्यूनरेशन ही है, उसके अलावा कोई भी पैसा फर्म और नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आगे के जितने भी पैसे हैं वो पार्टनर ने बियर करे हैं। मगर अगर इफ एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म, यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं रिम्यूनरेशन उसको सिर्फ इस काम के लिए दिया गया कि आप रिवैल्यूएशन की प्रोसेस करवा दी जाए, आपके द्वारा करवा दी जाएगी, तो वो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन और भी जो काम होने हैं उस सारे में कुछ ना कुछ एक्सपेंस आता है जो रीवैल्यूअर लेगा। तो इस केस में तो पार्टनर ने खुद ही उसके पैसे बियर किए हैं, मगर यहां पर वो फर्म से पैसा बियर करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि फर्म ने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जो पार्टनर को पहले पैसे क्रेडिट कर दिए थे उन्हीं पैसे को फर्म अपने रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के रूप में देखेगा। मगर यहां पर पार्टनर ने पैसे दिए, उसका कोई भी एंट्री नहीं होगी, मगर यहां पर फर्म ने पैसे दिए हैं। इफ एक्सपेंसेस बियर बाय द फर्म, तो यहां पर एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो मैंने वहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम पे समझाई थी
कि यहां पर सिर्फ ये एंट्री होगी अगर पार्टनर ने बियर की है। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक एंट्री ये हो गई, उसका ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपके पास ये एंट्री हो जाएगी। मगर एक केस ये होता है कि बियर करेगा पार्टनर, मगर फॉर द टाइम बीइंग, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बियर करेगा पार्टनर मगर फॉर द टाइम बीइंग आपको पार्टनर ने फर्म से वो पैसे दिलवा दिए हैं। ध्यान से सुनेंगे दोबारा से, अगर बियर करेगा पार्टनर मगर उस समय जो पार्टनर को पैसे दिलवा दिए हैं, वो पार्टनर को जो पैसे दिलवा दिए हैं वो जो बियर करेगा वो बियर करेगी फर्म। दोबारा से बोलता हूं, अगर रीवैल्यूएशन की प्रोसेस को पार्टनर कर रहा है और पार्टनर को रिम्यूनरेशन भी दिया जा रहा है, तो रिम्यूनरेशन की एंट्री आपको पता है हमने कर दी। मगर आगे के पैसे जो एक्सपेंसेस होंगे उस पे वो पार्टनर ही बियर करेगा, तो ये एंट्री यानी कि कोई भी एंट्री नहीं होगी। मगर अगर वो एक्सपेंसेस फर्म बियर करेगी तो रिवैल्यूएशन टू कैश और बैंक। मगर इस केस में, ये जो केस है, इस केस में अगर वो कहता है कि ये बियर तो मैं करूंगा पैसे, मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वो बियर तो करेगा मगर उसके पास अभी पैसे नहीं है, दिलवा उसने फर्म से दिए, तो यानी कि ये जो केस हो जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस बियर बाय कंसर्न्ड पार्टनर बट पेड बाय फर्म। यानी कि पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी और बियर पार्टनर ही कर रहा है। तो इसका मतलब पार्टनर ने पैसा निकालकर एक्सपेंसेस बियर कर लिए, फर्म से पैसा निकालकर बियर कर लिए। इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे, यानी कि पार्टनर की ड्राइंग्स कहलाएगी वो। इस चीज को समझ पा रहे हैं? यानी कि कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, whichever the case, टू कैश और बैंक। ये जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली पार्टनर की ड्राइंग के रूप में दिखाई देगी। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात हमने करी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोबारा से समझते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि रीवैल्यूएशन अगर करी है और उसकी प्रोसेस किसी पार्टनर के द्वारा की जा रही है, तो पार्टनर को उसके लिए कुछ रिम्यूनरेशन का अमाउंट दिया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन के लिए मतलब फर्म के लिए वो खर्चा ही कहलाएगा, तो वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और पार्टनर उसको बियर करता रहेगा। अगर पार्टनर उसको फर्दर बियर करेगा तो फर्म का तो एक्सपेंस यही हो चुका है, पार्टनर अपने पर्सनल लेवल पे उसको कर रहा है, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। मगर अगर पार्टनर कहता है कि मुझे जो रिम्यूनरेशन दिया है वो तो सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए दिया गया था, मगर उसके अंदर जो अलग से खर्चे हुए हैं वो फर्म ही बियर करेगी, तो इस केस में रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस की एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर ये कहा जाता है, इस वाले केस की बात कर रहे हैं कि पार्टनर तो बियर करेगा मगर उसके पास अभी पैसे ना होने की वजह से उसने वो पैसे फर्म के थ्रू दिलवा दिए, तो यानी कि एक प्रकार से पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग कर उस पैसे को आगे पे कर दिया, तो इसकी एंट्री बनेगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और कंसर्न पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और नॉर्मल कोर्स में अगर फर्म जो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हैं, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बियर एंड पेड बाय फर्म होगी, तो उस केस में भी सिंपल सी एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये तो नॉर्मल एंट्री होगी ही। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब फर्म ही बियर करती है और फर्म ही उसको पे करती है। ये नॉर्मल कोर्स में है।
अगर क्वेश्चन हर तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के बियर करने के बारे में साइलेंट है तो ये ही माना जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जुड़ी हुई ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। ये केस तब है जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने का मतलब है आप अपनी बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यूज होंगी वो हर नई बैलेंस शीट में नई वैल्यूज से ही एंट्री की जाएगी, नई वैल्यूज उसमें बन जाएंगी, पुरानी वैल्यू हट जाएंगी, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर कुछ अकाउंटिंग कर दी है, तो उस अकाउंटिंग का इफेक्ट हमारी नई बैलेंस शीट में आएगा। तो चलिए अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अभी एक क्वेश्चन करने के लिए। फटाफट बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।